डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज में मौजूद सामाजिक और आर्थिक असमानता के उन्मूलन के लिए आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान करके सुरक्षात्मक उपायों की परिकल्पना की थी। दुख की बात है कि पिछले 7 दशकों से ज़्यादा समय में आरक्षण राजनीतिक मुद्दा बन गया है। दलितों और आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षण कायम है क्योंकि बड़ी संख्या में दलित और आदिवासी अब भी सामाजिक रूप से शोषित हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में वीपी सिंह की अगुवाई वाली राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर ओबीसी के लिए भी आरक्षण विस्तारित किया। ओबीसी को आरक्षण देने के बाद से ओबीसी की गिनती करने की मांग लगातार की जा रही है। 2011 की जनगणना के समय यह मांग उठाई गई थी और 2021 में होने जा रही जनगणना में भी यही मांग उठी। जाति आधारित जनगणना के लिए जहां क्षेत्रीय दल एकजुट हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं भाजपा इससे हिचक रही है। इस मुद्दे पर राय विभाजित प्रतीत होती है। दुख की बात यह है कि शायद ही कोई पार्टी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचितों के कल्याण में वास्तविक दिलचस्पी लेती हो। वोट बैंक की राजनीति ही इसके विरोध और समर्थन की महत्वपूर्ण वजह है। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद क्षेत्रीय दल ओबीसी मतदाताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। वे जातिगत जनगणना पर इसलिए जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भरोसा है कि ओबीसी हितों के लिए लड़ने वाले दल के रूप में उभरेंगे। मंडल युग के 2 दशकों बाद कई राज्यों में सत्ता में रहे क्षेत्रीय दलों ने ओबीसी और कट्टर समर्थकों के बीच अपनी लोकप्रियता खोई है। बिहार में राजद और जद, यूपी में समाज पार्टी जैसे दल 1990 के दशक के अंत तक ओबीसी का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे। ये दल उसी आधार को फिर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी मतदाताओं की बड़ी संख्या है और क्षेत्रीय दलों में उनका ध्रुवीकरण हुआ है। इसलिए भाजपा को कमंडल राजनीति के जरिए मंडल राजनीति का मुकाबला करने में कई वर्ष लगे। 1998 और 1999 में भाजपा ने लोकसभा चुनाव जीता और कुछ क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर एनडीए सरकार बनाई, लेकिन क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व रहा। इन्हें इन चुनावों में क्रमशः 35.5% और 33.9% वोट हासिल हुए थे। यहाँ यह भी अहम है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने 31% वोटों के साथ बहुमत की सरकार बनाई थी, तब भी क्षेत्रीय दलों को 39% वोट मिले थे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ओबीसी मतदाताओं के बीच भारी पेट बनाई, जिससे क्षेत्रीय दलों के वोट बैंक में सेंध लग गई। भाजपा को डर है कि अगर सामाजिक न्याय के नाम पर क्षेत्रीय दलों ने आक्रामक लामबंदी की तो ओबीसी समर्थन खिसक सकता है। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना के लिए भाजपा के अनिच्छुक होने की वजह यह डर है कि इससे क्षेत्रीय दलों को ओबीसी आरक्षण को फिर आकार देने का नया मुद्दा मिल सकता है और सत्तारूढ़ सरकार पर दबाव बढ़ेगा। डर की वजह यही लगती है कि ओबीसी आंकड़े विवाद का पिटारा खोल सकते हैं, जिसे सरकार के लिए संभालना भारी पड़ सकता है। उच्च जातियों में अपना समर्थन खोने के भय से न तो वह ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का
समर्थन कर सकती है और न ही कई राज्यों में ओबीसी का समर्थन खोने के भय से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का विरोध ही कर सकती है। पैरा। अधिक बोलना जहाँ कई परेशानियों का कारण बन जाता है, वहीं चुप्पी, मौन और खामोशी हमें कई मुसीबतों से बचाती है। इस्लामी शिक्षा में मौन या कहें कि खामोशी को अहमियत दी गई है। इंसान का खामोश रहना उसे इबादत का सवाब दिलाता है। इस्लाम कहता है कि बोलो तो अच्छा बोलो वरना खामोशी बेहतर है। पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, जो शख्स खामोश रहा उसने कामयाबी पाई। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा, जो कोई भी ईश्वर और अंतिम दिन पर यकीन करता है उसे चाहिए वह बोले तो अच्छा बोले, अन्यथा चुप रहे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ ज़बान है। अच्छी बात खामोशी से बेहतर है और बुरी बात से खामोशी बेहतर है। खामोश रहने से इंसान चिंतन की ओर बढ़ता है। पैरा। सूर्य की रोशनी जब रात में भी उजाला कर सकती है तो उसका लाभ लेने में कंजूसी क्यों होनी चाहिए। राजस्थान विश्व में दूसरा सबसे ज़्यादा सौर विकिरण पाने वाला क्षेत्र है। प्रदेश में वर्ष में 300 से 325 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य हमारे आसमान में पूरे असर से चमकता है। कुल मिलाकर सूर्य हम पर मेहरबान है, पर हम है कि उसकी मेहरबानी का फ़ायदा उठाने में कोताही बरत रहे हैं। प्रदेश की दिसंबर 2019 में घोषित सौर ऊर्जा नीति में 2025 तक 37,500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। हम अब तक 11,000 मेगावाट लक्ष्य ही हासिल कर पाए हैं। राजस्थान में 200 गीगावाट बिजली हर साल उत्पादित करने की क्षमता है। प्रदेश में कोयले की कमी से कालीसिंध की 2 व सूरत की 6 इकाई का संचालन बंद हो गया है। ऐसे हालात बनने पर हमें बाज़ार से 15 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली खरीदनी पड़ रही है। कोयले का विकल्प सूरज की सतत ऊर्जा हो सकती है। ऐसे में प्रदेश को बड़े लक्ष्य लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन के प्रयास करने होंगे। सरकार ने सोलर प्लांट लगाने के इच्छुक उद्यमियों की सुविधा के लिए 2 नोडल अधिकारी लगाए हैं, जहां हम इसका विपुल भंडार लेकर बैठे हैं। क्या वहां उनके पूरे लाभ लेने के लिए इतने कम संसाधनों का आवंटन पर्याप्त है? सोलर प्लांट की स्थापना व संचालन को राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों के नियम प्रावधान अलग अलग है। इससे निवेशकों में अनिश्चितता की स्थिति बनी है। बड़े प्लांटों के अलावा रूफटॉप सोलर ऊर्जा भी एक बड़ा साधन हो सकती है। अभी 3 किलोवाट तक 40% और 4 से 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी मिलती है। रूफटॉप सोलर सब्सिडी योजना भी 31 अगस्त तक खत्म हो रही है। इसके बाद सब्सिडी कब, कैसे, किस रूप में मिलेगी यह साफ नहीं है। वहीं कुसुम योजना के तहत किसानों को मिलने वाले अनुदान के लिए भी 8,000 किसानों को ही अनुदान स्वीकृत हुआ है, जिसमें से 1,000 किसानों को तो अभी अनुदान मिलने का इंतज़ार है। साथ ही 25,000 किसान कतार में हैं। सरकार को सूरज के ताप के महत्व को समझकर इसे न केवल प्राथमिकता देनी चाहिए, बल्कि इसके लिए पर्याप्त संसाधन व समुचित प्रोत्साहन देना भी सुनिश्चित करना होगा। पैरा। सभापति महोदय,
राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में विभिन्न संस्थाओं की सक्रियता तो खूब दिखती है, पर नतीजा ढाक के तीन पात ही निकलता है। इसी कारण संसद और विधानसभाओं में हर चुनाव के बाद आपराधिक छवि के नेताओं की संख्या बढ़ जाती है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई पूरी करने और फैसले तक पहुंचने में ऐसा लगता है किसी को कोई जल्दी नहीं है। कानूनी जटिलताओं या अदालती दिक्कतों का फ़ायदा उठाते हुए राजनेताओं को जैसे अभयदान दे दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मुद्दे पर सख्त रहा है। शीर्ष अदालत की सक्रियता का ही नतीजा है कि चुनाव आयोग को कई ऐसे प्रावधान करने पड़े हैं जिनसे आपराधिक छवि वाले नेताओं की हकीकत से जनता वाकिफ हो रही है। समाप्त।